हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एससी दुबे के विकास की अवधारणा पर विचार जानेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एससी दुबे। ठीक है, ये इनका लास्ट टॉपिक है। इससे पहले आपके 4 वीडियोस बन चुके हैं। एक इनका इंट्रोडक्शन पे था, दूसरा एन इंडियन विलेज पे था, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेडिशन जाना, देन हमने मॉडर्नाइजेशन जाना। तो अब हम जानने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट पर ये क्या कहते हैं। ठीक है, बाकी अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। एससी दुबे के जो डेवलपमेंट या विकास से संबंधित विचार हैं वो उनकी बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इन 2 बुक में मिलता है। डेवलपमेंट से जुड़े बहुत सारे थिंकर्स के आपने थॉट्स सुने होंगे, लेकिन जो एससी दुबे हैं इनके थॉट्स थोड़े से डिफरेंट हैं। आप लोग सुनिएगा, काफ़ी नया आइडिया है और ये आपके दिमाग को खोलने का भी काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने डेवलपमेंट के बारे में क्या है कहा है। और ये इंडियन थिंकर है तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहा है। ठीक है, और 1955 60 70 इस दशकों में इन्होंने क्या किया, अपनी बुक्स लिखी हैं। तो इसी टाइम पीरियड में जो उस समय की कंडीशन थी, ये कंटेम्प्रेरी कंडीशंस पर ज़्यादा चीज़ें लिख रहे थे। ठीक है, तो आपको उसी समय के एक तरीके से क्या कंडीशंस थी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वहाँ जो चीज़ें थी उस समय, ठीक है, उनके बारे में एससी दुबे ने अपनी बुक में लिखा। और आप देखोगे कि उनकी सारी बातें आज के टाइम में भी रेलेवेंट साबित हो रही हैं। ठीक है, एससी दुबे के विचारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। जहाँ अनेक दूसरे विचारकों ने नई प्रौद्योगिकी, औद्योगिकीकरण, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर में सुधार इत्यादि से जोड़ा है किसे, किसी भी देश के विकास को, वहाँ डॉक्टर जी ने समकालीन विरोधाभासों को देखा, उन मानवीय कारकों की विवेचना की जिनके कारण हमारा देश विकास के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। ठीक है, जैसे आपने अभी तक टॉपिक्स पढ़े देखे, उन्हीं चीज़ों से ये थोड़ा सा मैच होगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या कहते हैं कि विकास का मतलब है आपकी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है ना, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके विकास के बारे में बात बताती हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके एससी दुबे हैं ये किसके बारे में बात करेंगे, मानवीय कारकों के बारे में। Where many other thinkers have associated development with new technology, industrialization, increase in per capita income, improvement living standards, etc. Dr. Dubey looked at the contemporary conditions of India and discussed the human factors that led to our country could not achieve success in the field of development. समझ के काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि कैसे किस बारे में बात करने वाले हैं डेवलपमेंट को लेकर के। दुबे जी कहते हैं कि 2 क्रांतियाँ हुई। एक क्रांति में तो इंसान सफल हो चुका है, लेकिन दूसरी क्रांति आज भी चल रही है, जिसमें सफल होना उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना पहली क्रांति में था। अब आप सोच रहे होंगे पहली क्रांति या फर्स्ट रेवोल्यूशन क्या था? तो हर एक देश का पहली क्रांति में यही था कि वो सत्ता को हासिल करे। सत्ता को हासिल करने का मतलब क्या है, वो आज़ाद हो जाए, है ना। उसे दूसरे देशों की या किसी क्रूर शासक की गुलामी करनी पड़ रही थी। हर एक देश का इतिहास इसी तरीके से था। ठीक है, अब वो वाला दौर चला गया, वो वाली क्रांतियों का दौर। अब नया दौर शुरू हुआ है जहाँ पर इंसान को क्या करना है, अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। ये भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो इकोनॉमिकली फ्री हो सके और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो। जैसे आदिम युग में क्या हुआ करता था, कैसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे, और आज की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन अभी भी हमने विकास के लक्ष्य को
डेवलपमेंट के गोल को अचीव नहीं किया है, तो अभी भी वो क्रांति चल रही है ना, लेकिन वो लक्ष्य अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। दुबे जी ने केवल उन्हीं कारकों की विवेचना नहीं की जिनके कारण हमारा देश आज विकसित नहीं हो पाया है, बल्कि उन्होंने उन सामाजिक कारकों का भी उल्लेख किया जिनसे हमारे देश के विकास को के लक्ष्य को पाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रीजंस की बात नहीं करते हैं, केवल उन कारकों की विवेचना नहीं करते हैं, बल्कि उन सोशल फैक्टर्स की भी बात करेंगे जिनसे क्या होगा, हम अपने गोल की तरफ बढ़ पाएंगे, है ना, हम अपने गोल को अचीव करेंगे। तो उससे रिलेटेड ये सॉल्यूशंस भी मतलब बताते हैं। दुबे जी डिड नॉट ओनली डिस्कस द फैक्टर दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री टुडे, बट ही ऑल्सो मेंशन्ड the social factor which increases the chances of achieving goal of development of our society, है ना। तो चलिए हम लोग क्या क्या इसमें देखेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे एस.सी. दुबे ने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और सोशल डेवलपमेंट को, दोनों को कोरिलेट किया है, दोनों को कहा है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, कि मतलब सामाजिक परिवर्तन जब तक नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास का सपना हम देख ही नहीं सकते। तो देखते हैं दोनों को इन्होंने कैसे रिलेट किया है। ठीक है, और उसे देखने के बाद हम क्या देखेंगे, हमारे समाज में विकास से संबंधित मूल समस्याएं क्या हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने दो सवाल खड़े किए और उन्हीं दोनों सवालों को के उत्तर ढूंढते हुए उन्होंने ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में बताया। ठीक है, मानवीय कारकों के बारे में बताया। तो वो मानवीय कारक कौन कौन से जिनकी वजह से हम अपना डेवलपमेंट का गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि सोशल डेवलपमेंट के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, है ना। सोशल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए यानी कि सोशल रिक्वायरमेंट यानी कि सामाजिक आवश्यकताएं क्या हैं, सोशल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डेवलपमेंट की, है ना। आर्थिक विकास के लिए सामाजिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, तो हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी। और न्यू मतलब क्या, बाकी जो थिंकर्स विकास के बारे में जिस चीज़ की बात करते हैं उससे डिफरेंट है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन में संबंध क्या है, रिलेशंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं से पृथक करके नहीं समझा जा सकता। यह बहुत ही आवश्यक है कि विकास से संबंधित प्रयत्न करने के लिए कुछ ऐसी सामाजिक संरचना को विकसित किया जाए जो विकास की प्रक्रिया में बाधक ना हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। The process of economic development cannot be understood as separate from the processes of social change. It is very important that in order to make efforts related to development, some social structure should be developed which does not impede the process of development. ठीक है, देखते हैं कैसे, क्या कहना चाहते हैं इस बात पे ये। देखिए, बहुत सीधा सा मतलब है। इन्होंने कहा कि अगर इकोनॉमिक की डेवलपमेंट करना है, आर्थिक विकास करना है, तो सोशल चेंज की प्रक्रिया से उसको पृथक नहीं कर सकते। मतलब सोशल चेंज होगा तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, है ना। मतलब कुछ सोसाइटी में अगर इकोनॉमिक आपको चेंज देखना है तो सोसाइटी में कोई ना कोई आपको चेंज करना पड़ेगा। और हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी कैसी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, वो कोई भी चेंज करना नहीं चाहती है अपने ट्रेडिशंस में, अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम में, अपने परंपरागत व्यवस्था में। तो वही उसी को फोकस करते हैं एस.सी. दुबे और कहते हैं कि भाई अगर आप चेंज नहीं स्वीकार करोगे, एक्सेप्ट करोगे परिवर्तन को, है ना, सोसाइटी में, तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि अगर आपको विकास करना है तो वो सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं
कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर को इस तरीके से विकसित करो, अपने सोसाइटी की संरचना को इस तरीके से विकसित करो कि अगर कोई विकास की प्रक्रिया चलाई जाए, कोई न्यू पॉलिसी लाई जाए या इस तरीके का कुछ भी किया जाए, तो फिर उसमें वो परंपरा बाधा ना डाले। ठीक है, मतलब परंपरा सामाजिक संरचना के अंदर है ना, तो सामाजिक संरचना को आप ऐसा बनाओ, सोशल स्ट्रक्चर को आप ऐसा बनाओ कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसीज़ चलाई जाएं वो उसको ग्रैस्प कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इनकी बात है। आगे देखते हैं और क्लियर होता जाएगा। आर्थिक विकास स्वयं में लक्ष्य, स्वयं में यहाँ पे ही कर लीजिएगा, स्वयं में ही एक लक्ष्य नहीं है। देश के विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक लक्ष्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए विकास के लिए एकमात्र आर्थिक प्रेरणाएं ही आवश्यक नहीं है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट अ गोल इन इटसेल्फ। Social and cultural goals are equally important for the development of country. That is why only economic motivations are not necessary for the development. समझ गए ना, वही ऊपर वाले से मैच करता है। वही एस सी दुबे कहते हैं कि खाली आप अगर चाहो कि आर्थिक विकास हमको करना है और आर्थिक विकास हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। खाली आप एक तरफा ये प्रक्रिया नहीं है कि मतलब अकेली ये प्रोसेस नहीं है ना। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस है ये अकेली नहीं चलती है, ये किसके साथ चलती है, ये पैरेलली चलती है। सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के पैरेलल चलती है, ये बताना चाहते हैं, है ना, कि सामाजिक और सांस्कृतिक लक्ष्य भी उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण का मतलब क्या है कि इनका कहना है कि इनको तो करना ही पड़ेगा। सोशल और कल्चरल चेंज या डेवलपमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो, है ना। देखो ये सारी बातें यहीं पे हो रही हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी ट्रेडिशनल है। अभी आपने पिछले ट्रेडिशन में पढ़ा कि वो ऐसे दुबे कहते हैं कि जो हमारे अभिजन हैं, एलिट्स हैं इंडियन, तो वो क्या करते हैं, वेस्टर्न मॉडल को अपनाते हैं, है ना। तो इन वेस्टर्न मॉडल पे आप लोग देख लो डेवलपमेंट को कैसे ये लोग डिफ़ाइन करते हैं। और यहाँ पर देखो एस.सी. दुबे ने हमारे यहाँ डेवलपमेंट के बारे में किस तरीके से बात की। क्यों बात की? क्योंकि हम लोग कोई नई चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। अगर आपने मूवी देखी होगी, मैं अभी आगे आपको फिर से एग्जाम्पल दूंगी, शायद ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा, तो उसमें क्या है भाई, उनको बताया गया कि मतलब आप टॉयलेट बना सकते हो घर में, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो इस और जो एक्टर के फादर थे वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं नहीं, घर में कैसे आप गंदा कर सकते हो, है ना। तो क्या है, कल्चरली आप डेवलप नहीं होना चाहते हो, आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, और आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सपना देख रहे हो, है ना। तो सोशल और कल्चरल चेंज दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अभी आगे और देखते हैं, क्लियर होता जाएगा आपको। ये है अगला पॉइंट। विकासशील समाज के लिए केवल अनुमान पर आधारित आधुनिकीकरण के कुछ प्रौद्योगिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रारूपों को ग्रहण कर लेना एक गलत नज़रिया है। इट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच फॉर डेवलपिंग सोसाइटी टू अडॉप्ट सर्टेन टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल मॉडल्स फॉर मॉडर्नाइजेशन बेस्ड ओनली ऑन इन्फ्लुएंस। समझे? कहते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री है अगर, तो वो डेवलपिंग क्यों है? क्योंकि वहाँ पहले से ही कुछ कंजर्वेटिव थॉट्स होंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, है ना, जिससे वो उभर नहीं पा रहे हैं, है ना। अब आप सोच रहे हो कि वहाँ पर हमको डेवलपमेंट करना है, ठीक, डेवलपमेंट करना है तो वेस्टर्न कंट्री में इस तरीके से पॉलिसी बनाई गई और इस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट फिर होना शुरू हो गया। तो हमने क्या किया, तुक्का मारा कि वहाँ पे ऐसा हुआ तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। फिर हमने क्या किया, वैसी ही पॉलिसी यहाँ पर लेकर के आ गए हम, है ना। किसके लिए? किसी भी चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हो गया या किसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम उसको क्या करें, वहाँ वेस्टर्न कंट्री से ले जाके ऐसे ही चुपचाप से यहाँ पे लाके डाल देंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी पॉलिसी।
आप यहाँ की कंट्री को देखो, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स को देखो, यहाँ की कंट्री कैसी है, यहाँ के लोगों की आदतें, हैबिट्स, कल्चर कैसा है, उसके हिसाब से आप बनाओ पॉलिसी। उसके बाद आप यहाँ पर उसको क्या करो, लागू करो। ये नहीं कि आपने क्या किया, अनुमान पर आधारित कोई भी आपने पॉलिसी बना दी है ना, तो ये रॉन्ग अप्रोच है। ठीक है। ऐसे दुबे कहते हैं कि अगर मान लो आप कोई गलत पॉलिसी, मतलब कोई वेस्टर्न पॉलिसी लेकर के आ गए, या कहीं से भी अनुमान पर आधारित कोई आपने नीति बना ली देश के लिए, और आप उसको सोचो कि ज़बरदस्ती हम लोगों पे थोप दें, है ना, तो क्या होगा? वो कहते हैं गलत परिणाम निकल करके सामने आएंगे। समाज में उल्टा हमारी जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, परंपरागत जो संरचना है, उसमें हानिकारक तत्व पैदा हो जाएंगे, है ना। बहुत डर रहेगा इस बात का। तो ये समझना बहुत बड़ी भूल है कि आप कोई पॉलिसी डेवलपमेंट की लेकर के आ जाओ, सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हो जाए और ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर है वो भी मेंटेन रहे। तो ऐसा तो भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। आप सोचो कि स्त्री घर पे रह कर के पूरा घर का काम भी करे, बच्चे भी पैदा करे, ठीक है, और वो पढ़ लिख भी जाए, है ना, और बाहर भी निकले, काम पे भी जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा भाई, है ना। अब स्त्री बाहर निकल रही है, वो जॉब कर रही है, ठीक है, पढ़ने जा रही है, तो क्या है, हॉस्टल में भी रहेगी, पर जॉब करेगी तो बाहर भी जाएगी और थकेगी भी, हो बराबर उतना बच्चों पे ध्यान भी नहीं देगी। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ेगा घर का, दोनों को बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो अगर आप सोचो कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर भी बना रहे, डेवलपमेंट भी हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं। आगे क्या कहते हैं ये, विकासशील समाजों में की आर्थिक संरचना में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत ही ज़्यादा निम्न है। पर कैपिटा इनकम लेवल्स आर वेरी लो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। वो कहते हैं कि जो हमारे अभी जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि इंडिया को रखते हैं वो डेवलपिंग सोसाइटी में, एस सी दुबे भी, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आज भी बहुत ज़्यादा निम्न है ना। वो कहते हैं वो जिस टाइम पे वो काम कर रहे थे, स्टडी करके उन्होंने लिखी, तो उस टाइम की बात है ना। कहते हैं वो कंटेम्प्रेरी, मैंने कहा ना, इश्यूज़ पे लिखते हैं, समकालीन। तो उन्होंने कहा कि आज भी ऐसा क्यों है कि इतनी कम है। कहते कि ज़्यादातर हमारा जो कंट्री का पार्ट है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर पे अगर डिपेंड करता है तो जनसंख्या तो तेज़ी से बढ़ रही है और ज़मीन उतनी है, ठीक है, और उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। एक एग्रीकल्चर लैंड में तो कोई वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ना। ये सब क्यों लो है प्रति व्यक्ति आय, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं, है ना, व्यवसाय या रोज़गार के जो अवसर हैं, उनमें भी वृद्धि नहीं हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ना ही कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ना ही कोई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लग रही हैं, या कोई ऐसे रोज़गार के अवसर खड़े किए जा रहे हैं। तो कह रहे हर तरीके से तो आप देखोगे अभावों से गुजर रहा है हमारा समाज, है ना। और कहते हैं कि आज भी लोग अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले सकते, है ना। अगर जॉइंट फैमिली की हम बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से इंसान बंध जाता है कि घर से बाहर नहीं, मतलब घर परिवार छोड़ करके नहीं जाना है, सारी बातें आपको मुखिया की माननी है, गांव में आपको पूरी सारी बातें पंचायत की माननी है। तो बहुत सारे तरीक़ों से संकीर्णतावादी वहाँ पे मनोवृत्तियाँ फैली हैं, ठीक है, कि ऐसी मनोवृत्तियाँ हैं जो लोगों को राष्ट्र के बारे में तो सोचने ही नहीं दे रही। जैसे कि धार्मिकता के बारे में अगर ले लो, लोग इतने ज़्यादा बायस्ड हैं रिलीजन को लेकर के, ठीक है, और एथनिसिटी है, संजातीयता है, ठीक है। इसके अलावा भाषा को लेकर के इतनी लड़ाई झगड़े हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना। ये सब आगे लिखा हुआ है। संकीर्णतावादी मनोवृत्तियाँ विभिन्न संजातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय तथा भाषाई निष्ठा से संबंधित हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, भाषाई निष्ठा, ये सब संबंधित है, जिन्होंने राष्ट्र के बारे प्रति हमारे संबंधों को कमज़ोर किया है। यहाँ तक कि मुख्य आर्थिक निर्णय भी किसी न किसी तरीके से परंपरागत सामाजिक व्यवस्था नियमों से ही बंधे हुए हैं, है ना।
Narcissistic attitudes are related to various ethnic, religion, regional and, है ना, ये लिखा हुआ है वेरियस एथनिक कॉमा रिलीजियस कॉमा रीजनल, है ना, रीजनल, फिर है एंड लिंग्विस्टिक, एलिग हाँ ठीक है, एलिगेंस दैट हैव वीकेंड आवर रिलेशनशिप टू नेशन, इवन आवर मेन economic decisions are in some way tied to rules of traditional social order, रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर होगा, ठीक है। तो मतलब यही जो अभी बताया है ना, अपने डिसीजंस भी नहीं ले सकते ये सारी चीज़ें, और हर तरीके से तो राष्ट्रवाद के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, अपने में ही बिजी हैं, अपनी लड़ाई झगड़े दंगों में, भाषा है, धर्म है, जाति है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से वो बताते हैं कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सोशल चेंज में कितना बड़ा संबंध है। अगर आप सोशल चेंज नहीं करोगे, उसको ठीक से उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, विकासशील देश समाजों में वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के कुछ मनोवैज्ञानिक परिणाम स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जैसे भाग्यवादिता, व्यक्ति पर परिवार, नातेदारी जैसे समूहों का अधिक प्रभाव, निराधार परंपराओं से चिपके रहना इत्यादि। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। Some psychological consequences of current economic and social order can be clearly seen in developing societies such as fatalistic attitudes। ये भाग्यवादी है इसका मतलब, ठीक है। फेटलिस्टिक एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं भाग्यवादी, यानी कि लोग भाग्य पे डिपेंड है। अभी बताते हैं। ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स सच एज फैमिली किनशिप ऑन द इंडिविजुअल, है ना, स्टिकिंग टू बेसलेस ट्रेडिशन एट्सेट्रा। तो ये सारी भी कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से लोग विकसित नहीं हो पा रहे हैं, है ना। ये कहते हैं कि हम इसको तो बिल्कुल साइकोलॉजिकली देख सकते हैं, है ना। कहते हैं कि लोग क्या हो गए हैं, भाग्यवादी हो गए हैं। यहाँ समाज की इतनी दुर्दशा हो रही है और लोगों का एटीट्यूड फेटलिस्टिक हो गया है। वो कहते हैं कि ठीक है, भगवान की जैसी मर्जी होगी, जो वो चाहेंगे वैसा होगा। नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो अपनी प्रयासों को तेज करने की बजाय यहाँ पे भाग्यवादी रवैया अपनाया जा रहा है कि सारी मर्जी ईश्वर की होती है। तो ये बड़ा कहते हैं गलत एटीट्यूड है। इसके अलावा लोग ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ना चाहते। भाई एक पीढ़ी ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है, चलता है, अगली पीढ़ी भी वही ट्रेडिशन फॉलो कर रही है, तो ये तो गलत बात है। तो विकास कैसे होगा? आप भी वही मान रहे हो, आपके बेटा भी वही मान रहा है, पोता भी वही मान रहा है। बदलाव क्या हुआ? बदलाव तो ज़रूरी है ना। आपके समय में कोई ट्रेडिशन बनाई गई, तो आपके समय में कोई परंपरा का निर्माण हुआ, तो आपके समय में कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन रही होगी सोसाइटी की, ठीक है। और उसके चलते मान लो किसी परंपरा का निर्माण हो गया, अब वो चलती चली आ रही है, फिर नया कोई समय आया, तो उस समय वो परंपरा का कोई रिलेवेंस अगर नहीं है, तो उसको क्यों माना जा रहा है ना। तो कह रहे हैं निराधार परंपराओं से चिपके रहना, बेसलेस ट्रेडिशन से भी स्टिकिंग टू बेसलेस ट्रेडिशन भी गलत है। नातेदारी समूह और परिवार का भाई बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है इंडियन सोसाइटी में, है ना। मैं भी देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ और बहुत सारे लड़के ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बड़ा देख के मतलब बड़ा दुख होता है कि ये लोग ऐसी कंजर्वेटिव बातें कर रहे हैं, लड़के लड़कियों के बारे में और लड़की लड़के के बारे में। एक बार मैंने क्या देखा कि भाई ने कुछ, उसकी एक लड़की थी, उसके भाई ने कुछ किया, है ना। तो उससे कहा कि भाई तुम ऐसे तुम्हें शिकायत करनी चाहिए घर में, तुम क्यों नहीं उसका शिकायत कर रही हो। तो कह रही अरे कोई बात नहीं, लड़के ऐसे ही होते हैं, है ना। उसका कहने का मतलब लड़के ऐसे ही होते हैं, वो कर सकते हैं। मैंने कहा अगर तुमने ऐसा किया होता तो कह रही हाय मैं क्यों करूँगी, है ना। तो क्या है, मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल कि लड़के हैं और अभी भी वो लड़का लड़की में डिफरेंस करती है इसका मतलब। और एक जगह देखा मैंने, एक जगह मैं गई
तो वहाँ पर एक आंटी थी, तो वो बता रही थी अपनी बेटी के बारे में। फिर धीरे धीरे बेटी के बारे में बताते बताते आई बेटे के बारे में। तो मैंने क्या सुना, क्या कह रही है, मेरा बेटा चाय भी बना लेता है। बड़ी खुशी से कह रही, मेरा बेटा चाय भी बना लेता है। और बहुत बड़ा था वो उनका बेटा। चाय बना लेता है तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। लड़की और लड़के को साथ में आप उनका पालन पोषण कर रहे हो। लड़की को जो जो चीज़ें बनानी आती हैं आज के समय में, वो लड़कों को भी बनानी आनी चाहिए। लड़की भी जाती है हॉस्टल रहने, लड़का भी जाता है हॉस्टल रहने। दोनों को सेम प्रॉब्लम्स आजकल फेस करनी पड़ रही हैं। किसी के घर में अगर बेटियां नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेटे हैं, तो वहाँ पे माँ की क्या हालत होगी। अगर ऐसे बेटे होंगे जो कभी कभार चाय बना लेंगे, और मम्मी तो बड़ी खुश हो जाएंगी। तो आज के समय में ऐसा नहीं चलेगा। आज का ज़माना वो ज़माना नहीं है कि लड़कियां सिर्फ घर में बैठी रहती थी। मम्मियाँ जितनी भी फीमेल्स हैं वो घर के अंदर रहती थी, कहीं नहीं जाती थी, सिर्फ और सिर्फ घर के बारे में सोचती थी हर वक्त। और घर की सारी तकलीफ़ें भी झेलती थी, उनके अत्याचारों को भी सहन करती थी, है ना। हर वक्त आपको घर में मिलेंगी, कभी भी कुछ भी बनाने का ऑर्डर दे दो, कोई भी काम करने का ऑर्डर दे दो। तो ऐसा ज़माना आज का ज़माना तो है नहीं, है ना। तो जो ट्रेडिशनल थॉट्स हैं, इनसे बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए। अब आज के ज़माने में अगर छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है, बच्चे को बोलो जाओ बेटा आप खेल के आओ, बेटी से बोलो नहीं नहीं आप घर पे रहो, है ना, पढ़ाई करो, तो कैसे काम चलेगा। बेटे को आप खेलने के लिए भेज रहे हो, वो बाहर सीख रहा है, फिर घर पे आएगा कहोगी ये तो लड़का है, ये तो गन चलाता है, और ये तो लड़की है, ये खाने वाले कुकिंग वाले चीज़ें पसंद करती है। तो क्यों नहीं पसंद करेगी, आपने उसको ऐसा बनाया है, घर पे रहो घर पे रहो। बेटे को आप कह रहे हो जाओ, बाहर से वो लड़ाई झगड़ा करके आ रहा है ना, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। वो भी क्या करते हैं, पड़ोसियों को के बच्चों को डांटते कि आपने कुछ किया होगा तो क्या है, वो लड़ाई झगड़ा भी और बढ़ाएगा, अपने मन में उसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें जो माँ बाप से चलती है, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी वो लोग सुधरते नहीं हैं, समझते नहीं हैं चीज़ों को। अब चीज़ें ट्रेडिशन से आगे निकलना है आपको, कंजर्वेटिव थॉट्स से बाहर आना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। लड़की है टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में वो नहीं जाती है क्योंकि घर वाले उसे रोकते हैं। तो लोगों का माइंडसेट बन गया कि लड़की कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन सकती, लड़की पायलट नहीं बन सकती, लड़की ड्राइविंग नहीं कर सकती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लड़की इंजीनियरिंग में बहुत कम जाती हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उन्हें पसंद नहीं होता, उनका सोशलाइजेशन ऐसा किया गया है, समाजीकरण ऐसा किया गया है, और उनको ऐसी फ्रीडम ही नहीं दी गई है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, है ना। फिर आगे क्या है, इन सभी के अतिरिक्त दुबे जी ने अनेक विरोधाभासों का भी उल्लेख किया है, जैसे घोषित उद्देश्य और वास्तविक व्यवहारों में बहुत अंतर होना, अहंकारी दिशाहीन अधिकारी तंत्र जिसका उद्देश्य केवल सत्ता का उपभोग करना है, अभिजात वर्ग जो परिवर्तन और विकास के प्रति अपनी निष्ठा का मात्र प्रदर्शन करता है, इसके पीछे उसके अनेक आर्थिक और राजनीतिक लाभ के उद्देश्य निहित रहते हैं। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। Apart from all this, Dubeji has also mentioned many contradictions, such as the very difference in declared purpose and actual practices, egoistic and directionless official system, which is intended only to consume power, the elite who have their loyalty to change and development only shows its objectives of economic and political power, profit lies behind it। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। कहते हैं कि हमारे यहाँ पहली बात तो जो हमारे शासनकर्ता हैं, जो जिनका शासन है हमारे देश पे, जिनकी सरकार है, वो क्या करते हैं, जो पॉलिसी का बोलते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनेगी और ऐसा काम होगा, वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, है ना। घोषित उद्देश्य और वास्तविक व्यवहारों में बहुत ज़्यादा अंतर है। दिशाहीन अधिकारी तंत्र है, जो अधिकारी लोग हैं वो भी क्या करते हैं, बस अपना फ़ायदा, करप्शन, जितना प्रॉफिट हो सके उपभोग करना, है ना, बस इनको यही काम करना है। और जो हमारा अभिजात वर्ग है,
अभिजात वर्ग वो होता है जो पढ़ा लिखा या किसी चीज़ में ज्ञानी वर्ग होता है और उसकी बातें लोग काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे जो प्रोफेसर्स के जो क्लास हैं, है ना, तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, कहते हैं विकास के प्रति खाली अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करते हैं, बस ऐसे ही शो ऑफ करते हैं कि हाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो शो ऑफ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ चाहते क्या है वो लोग एक्चुअल में कि उनके पास पैसे आए ढेर सारे और उनके पास पावर आए। पैसे और पावर के भूखे हैं वो लोग भी। कितना साफ साफ बोलते हैं ये दुबे जी, है ना। वो कहते हैं कि जो वहाँ के एलिट्स भी हैं वो भी कुछ खास चाहते नहीं है कि विकास हो, बस उनको पावर चाहिए और पैसा चाहिए। ठीक है, लास्ट अगर वीडियो आपने देखा होगा तो सब कुछ रिलेट कर सकते हो आप लोग। अब हम लोग देखते हैं कि क्या मूल समस्याएं हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है। तो ये सब ऊपर जो सारी चीज़ें देख रहे थे, ये सारी चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत है ना। अब हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट से रिलेटेड उन्होंने मूल समस्याएं कौन कौन सी बताई हैं। जनसाधारण के साथ साथ भारत, बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट। जनसाधारण के साथ साथ भारत देश के अभिजन वर्ग के दिमाग में पश्चिमी देशों का प्रभाव आज भी शक्तिशाली और गहरा है। द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज इज स्टिल पावरफुल एंड डीप इन माइंड्स ऑफ एलिट्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद पब्लिक। मतलब पब्लिक तो पब्लिक, एलिट्स भी, अभिजन भी क्या वेस्टर्न कंट्री से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वो वेस्ट की तरफ झांकते हैं, है ना। वो कहते हैं कि वेस्ट में जो चीज़ें हो रही हैं वही यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि एस.सी. दुबे कहते हैं कि देखो जो भी विकास हो वो संतुलित हो, जो भी डेवलपमेंट हो वो बैलेंस्ड हो। वो कहते हैं ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आज डेवलप्ड कंट्रीज़ भी झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि उनका जो विकास है वो संतुलित नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। एस.सी. दुबे कहते हैं कि आप पश्चिम की तरफ प्लीज़ मत देखो, आप यहाँ पे देखो। आपको कल्चर को, सोशल चेंज को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आर्थिक विकास को साथ में लेकर के चलना है, दोनों को पैरेलल लेकर के चलना है। ये नहीं कि आप पश्चिमी मॉडल से सिर्फ प्रभावित हो और आपको सिर्फ वो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो वहाँ से काम नहीं चलेगा, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आप देखोगे कि वेस्टर्न जो मॉडल है वहाँ से वो कंज्यूमरिज्म को जोड़ते हैं, है ना। ट्रेडिशन में देख लेना आप, कंज्यूमरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, परिवर्तन की नीति को ग्रहण करने के लिए स्थायी प्रेरणाओं का अभाव। लैक ऑफ परमानेंट मोटिवेशन टू अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ चेंज। देखो परमानेंट वर्ड के थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, है ना। स्थायी प्रेरणा, परमानेंट मोटिवेशन, कहने का मतलब है कि ये अगर कोई भी अगर हम पॉलिसी बनाते हैं बढ़िया सी, जो लोगों को मान लो फ़ायदा भी करती है, तो लोगों के अंदर परमानेंट मोटिवेशन का लैक है, स्थायी प्रेरणाओं का अभाव है। इस वजह से क्या होता है, थोड़े ही दिन इन्होंने चलाई कोई पॉलिसी और फिर वो उसको बदल देते हैं, है ना। तो क्या होता है, तो कुछ चेंज भी नहीं हो पाता है ना। कोई भी क्रिएटिव रिज़ल्ट सामने नहीं आता है। ठीक है, और वो कहते हैं कि अगर आप पुराने तरीके से चीज़ों को चेंज करना चाहते हो वो तो हो नहीं सकता। ठीक है, और कोई ऐसा इंसान भी नहीं है यहाँ पे जो इतना ज़्यादा चीज़ों के प्रति निष्ठावान हो कि नहीं नहीं हमें देश को बदलना है। देश को बदलने वाली बात किसी के अंदर है ही नहीं, इतनी प्रेरणा किसी के अंदर है ही नहीं। और अगर आप किसी नीति को भी बना लेते हो, कोई पॉलिसी भी बना लेते हो, तो इतने ज़्यादा लोगों के अंदर मोटिवेशन का अभाव है कि वो उस टाइम से पहले ही वो पॉलिसी हटा देते हैं, है ना। और वो क्या कहते हैं आगे, शक्ति संरचना का विकास से गहरा संबंध है। स्ट्रेंथ पावर स्ट्रक्चर कर लेना है यहाँ पे, स्ट्रेंथ की जगह पे पावर स्ट्रक्चर ज़्यादा से सही होगा। पावर स्ट्रक्चर इज़ क्लोजली रिलेटेड टू डेवलपमेंट। कैसे? पावर स्ट्रक्चर में वो सैन्य शक्ति की बात करते हैं, मिलिटेंट पावर की बात करते हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा समाज की हालत ख़राब है ना। लोगों खेत इतने ज़्यादा हैं और आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हो, आप वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं ला पा रहे हो, लेकिन आप सारा पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, अपनी
सैनिक शक्ति के विस्तार में खर्च कर रहे हो। कहते हो सभी को पता है कि सैनिकों पे कितना ज़्यादा खर्चा होता है, और इस तरीके से बेकार का खर्च करना, सिर्फ दिखावे वाला खर्च करना बहुत गलत है। कहते हैं जितना आप वहाँ खर्च कर रहे हो ना, उतना आप खेतों में खर्च कर देते तो आज देश का जो है इमेज कुछ और होता है ना। वो कहते हैं कि विकास के सामने हमारे सामने जो ऑप्शंस मौजूद हैं, तो उसमें से हम लोग वो कौन से ऑप्शन चूज़ करें, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए। सिर्फ लोगों की कॉपी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। सिर्फ लोगों को कॉपी कर रहे हो आप। बाहर के लोग इतना ज़्यादा मिलिटेंट, उनकी पावर इतनी स्ट्रांग है, उनके पास इतने हथियार हैं, इतने औजार हैं, तो आप अपना पूरा यहीं पे खर्च कर दे रहे हो। अरे आप यहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है उतना खर्च करो, है ना, वो कहते हैं। तो इसके अंदर वो इसी के बारे में बात करते हैं। परिवर्तन के प्रति लोगों की मनोवृत्तियों का स्वतंत्र होना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल्स एटीट्यूड टूवर्ड्स चेंज। इसमें वही है कि लोगों को क्या करना है। पहली बात तो ट्रेडिशन से बाहर निकलना है, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ के एलिट्स हैं और जो यहाँ पे अधिकारी तंत्र है, ठीक है, उसको क्या करना होगा, बदलना होगा अपना एटीट्यूड। उसको लालच, करप्शन, इन सारी पावर की भूख से बाहर आना होगा, ठीक है, तभी हो सकता है। ये सारे एटीट्यूड्स ना लोगों को चेंज करने होंगे। भारत में नियोजित परिवर्तन की प्रक्रिया कभी मृदुल और लोचपूर्ण नहीं रही, ये एक दिक्कत है, ठीक है। विकास में द प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज इन इंडिया हैज़ नेवर बिन सो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। से इनका मतलब है कि कहते हैं कि विकास अगर आपको करना है तो उसके रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप अगर फर्म डिटरमाइंड हो, फर्म डिटर्मिनेशन है आपका, दृढ़ निश्चय किया है अगर आपने कि हमें सफलता पानी है, हमें विकसित होना है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाता है भारत में, क्योंकि लोग अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते, है ना। लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, है ना। लोग अपने विश्वासों को, मूल्यों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो साइंस को, लॉजिक को कैसे अपने अपने प्रैक्टिस में लाएंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे। आपको अपने मूल्य, आपको अपने बेकार के जो विश्वास हैं, अंधविश्वास, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं इन सभी समस्याओं और दशाओं, अभी तक समस्याओं की बात की ना हमने, विकास से संबंधित बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट। इन सभी समस्याओं और दशाओं के संबंध में प्रोफेसर दुबे ने 2 मौलिक प्रश्नों पर विचार किया, जिसमें पहला है कि हमारे समाज में नियोजित परिवर्तन से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम असफल क्यों हो जाते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा सवाल कि इन कार्यक्रमों की असफलताओं के पीछे मानवीय कारक किस तरीके से उत्तरदायी हैं, है ना। In relation to all these problems, problems and conditions, Professor Dubey considered 2 fundamental questions. The first one is why many programs related to planned change in our society fail, and second one is how are the human factors are responsible for the failure of these programs, है ना। देखते हैं कि किसकी गलती है ना। वो गलती निकालते हैं। कहते हैं हमारी जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं, ये प्रॉब्लम है कि हमारी वास्तविक समस्या आवश्यकताओं का सही ढंग से समावेश ना होना, किसमें, पॉलिसीज़ में, योजनाओं में। नॉन इंक्लूजन ऑफ आवर रियल नीड्स प्रॉपरली इन प्लान्स। भाई अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, अभी ऊपर आपने सबसे पहले पढ़ा था ना कि आपने अनुमान पे आधारित, इन्फ्रेंस पे बेस्ड आपने कोई पॉलिसी बना दी। अब इन्फ्रेंस पे बेस्ड बनाई है तो आपको पता नहीं है ना कि ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें क्या चल रही हैं। जब दिक्कत का कोई समाधान करेगी आपकी पॉलिसी, है ना डियर एलिट्स, तो क्या होगा, तभी तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, नई वाली पॉलिसी को। अब जब लोगों की उसमें नीड्स ही नहीं फुलफ़िल हो रही हैं, उनकी ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो रही हैं, ठीक है, तो लोग कैसे वो योजनाओं के ऊपर मतलब विश्वास करेंगे और उनको अडॉप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये एक दिक्कत है। दूसरी, अधिकारी तंत्र और परंपरागत संरचना में होने वाले परिवर्तन को रोकने का प्रयास करते हैं।
अधिकारी तंत्र हैं जो, और उनकी जो कार्य पद्धति है वो परंपरागत संरचना में होने वाले परिवर्तन को रोकने का प्रयास करती है। स्ट्रगलिंग टू प्रिवेंट चेंजेस इन ऑफिशियल सिस्टम प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि जो अगर चेंज हो रहा है सोसाइटी में तो क्या है, लोगों को नई चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। अब जैसे टीचिंग करियर ही है, टीचिंग करियर अगर मान लो कोई टीचर है, वो बहुत सालों से पढ़ा रहा है, ठीक है, अब उसकी काफ़ी एज हो गई है, तो आप देखते हो मम्मी पापा भी कहते हैं कि भाई हमें नहीं समझ में आता तुम लोग का लैपटॉप स्मार्टफोन, है ना। समझ में क्यों नहीं आएगा, वो लोग सीखना नहीं चाहते हैं, है ना, यही बात होती है। अगर वो लोग अभी देखो बहुत सारे लोगों ने मोबाइल फ़ोन्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, लैपटॉप चलाना शुरू किया, तो आ गए उन्हें काम करना उस पर, है ना, लॉकडाउन के पीरियड में लेकिन करना नहीं चाहते। अधिकारी तंत्र है, पुरानी चीज़ों से, पुराने जो कार्य पद्धति है ना, पुराना जो ऑफिशियल सिस्टम है उससे चिपका हुआ है और उसी से चिपके रहना चाहता है। कोई नया वो प्रशिक्षण नहीं लेना चाहता, कोई नई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना उन्हें नया काम करने के लिए। अब जैसे टीचर हैं, वो उनको अगर स्मार्ट क्लास में पढ़ाना है तो क्या है, अचानक से तो पढ़ाने नहीं लगेंगे, उनको काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो कहेंगे कौन सिर दर्द ले, अगर ऐसे कहेंगे तो क्या डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा, उन्हें सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अगर टीचर का अरे कौन कौन गूगल मीट पे क्लास ले, है ना, तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये एक दिक्कत है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म में बात होती है कि लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं, तो ये एक दिक्कत है ना। ये सब मानवीय कारक हैं, आपके ह्यूमन फैक्टर्स की भी बता रहे हैं, है ना। ये अपने मौलिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए ये बात करते हैं कि एक तो इंडिविजुअलिज्म है ना। इंडिविजुअलिज्म में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी पावर भी बढ़ाने के बारे में सोचते हैं और अपना पैसा, ठीक है। और अगर कोई वो कहते हैं कि मान लो अगर कोई विकास कार्य नए लोगों को के हाथों में सौंपने का मौका आता है, तो कहते हैं वो ऐसे लोगों को दे देते हैं वो नया काम जो उस लायक नहीं होते हैं कि वो काम कर पाएँ, है ना। और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि उनकी पावर अथॉरिटी बनी रहे, जो पुराने वाले लोग हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें। फिर है संचार का उपयोग सही ढंग से ना होना, कम्युनिकेशन नॉट बीइंग यूज प्रॉपरली। इसका मतलब है कि मतलब लोगों को अवेयर नहीं कर रहे हो आप, लोगों को बता नहीं रहे हो आप चीज़ें, नई नई पॉलिसी के बारे में। जब तक अवेयर नहीं करोगे, बताओगे नहीं, और कम्युनिकेशन का ठीक से यूज़ नहीं करोगे, इतने सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना। आप क्या कर सकते हो, उन कम्युनिकेशन के माध्यम से, टीवी है, रेडियो है या न्यूज़पेपर है, उनके माध्यम से आप लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस ला सकते हो, लोगों के अंदर चेतना ला सकते हो, उनके अंदर एटीट्यूड पैदा कर सकते हो ये वाला कि हाँ हमें डेवलप होना है, पुरानी चीज़ों से बाहर आना है, ठीक है। तो आप ऐसा कर नहीं रहे हो, ये एक दिक्कत है। फिर है आपका सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग का नाम आपने सुना होगा कि आप पुरानी चीज़ों से अभी भी बंधे हुए हो लेकिन आवश्यकताएं नहीं हो गई हैं, तो इसको कहते हैं कल्चरल लैग, ठीक है। ये सांस्कृतिक विलंबना। ऐसे तो भाई जी कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना के अंदर या कल्चरल लैग के अंदर कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं और उनके जो सहयोगी लोग हैं, वो जो नई सामाजिक प्रक्रियाएं आ रही हैं, ठीक है, उनके बारे में वो लोग इवैल्यूएशन ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जब तक इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, सोसाइटी अगर चेंज हो रही है थोड़ी बहुत और नई नई आवश्यकताएं उनकी पैदा हो रही हैं, तो जब तक आप इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं करोगे तो कैसे आप फिर सही पॉलिसी बनाओगे। तो ये एक तरीके का कल्चरल लैग है कि नई चीज़ों से आप नहीं जुड़ पा रहे हो, ठीक है। फिर है आपका लागू हो चुके कार्यक्रमों के परिणामों को प्राप्त करने में अत्यधिक जल्दबाजी की मनोवृत्ति, एक्सट्रीम हेस्ट इन अचीविंग रिजल्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम। समझ गए होगे, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, आप सोच रहे हो उसका रिजल्ट आ जाए, और रिजल्ट आएगा नहीं, पहले ही थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में। आपने क्या किया, जल्दबाजी में, अपनी हेस्ट के चक्कर में, अपने इम्पेशेंस, अपने असंतोष के चक्कर में, ठीक है, आपको इम्पेशेंट का हिंदी में क्या कहते हैं, धैर्य नहीं था, असंतोष नहीं, धैर्य नहीं था, तो आपने पॉलिसी हटा दी पहले ही, है ना। तो ये सारी कुछ गलत चीज़ें हैं। फिर है आपका परंपरागत अर्थव्यवस्था को एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में बदलना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है। कन्वर्टिंग द ट्रेडिशनल इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। वो कहते हैं आप अचानक से पुरानी वाली को नई वाली में तो बदल नहीं सकते हो, ठीक है। और जब क्या होता है
जब भी सोसाइटी चेंज की कंडीशन में होता है तो सोसाइटी के जो पुराने नियम और प्रैक्टिसेस होते हैं, ट्रेडिशनल रूल्स और जो भी प्रैक्टिस में होता है, वो सारी चीज़ें कम होने लगती हैं, उनको यूज़ में लोग कम लाने लगते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, वो तो कम हो गया, लेकिन जो नई चीज़ें हैं उसके बारे में भी वो लोग पूरी तरीके से अवेयर नहीं हो पाए, उसको भी पूरी तरीके से अडाप्ट नहीं कर पाए। तो सोचो कहाँ रह गए, ना पीछे ना आगे, तो कहाँ रह गए, ट्रांजिशन की कंडीशन में, संक्रमण की उसमें, ठीक है, परिस्थिति में। तो इससे क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन होती है कि ना तो ट्रेडिशन आप फॉलो कर रहे हो ना डेवलप हो पा रहे हो, तो आप दिशाहीन हो गए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यूथ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो भटक जाता है ना। अभी देखा होगा आपने, वो कहते हैं कि आवारापन की भी एक दिक्कत है ना, कि और अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है। तो ये सारी कुछ दिक्कतें आने लगती हैं और सोसाइटी में क्या होता है, असंतोष पैदा हो जाता है। ठीक, ये सारी दिक्कतें थी उस टाइम की, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी मुश्किल काम है कि आप पुराने वाले को नए में बदल दो, ठीक है। और जब नए में बदलते हो तो उस समय ऐसी एक ट्रांजिशन की कंडीशन भी आती है जिसमें इंसान अटक जाता है, ना पुराना ना नया, ठीक है। फिर है आपका औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण के अनियंत्रित विकास के फलस्वरूप ऐसी अनेक गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे बाल अपराध, सामाजिक विचलन, आवारापन, नैतिकता। Many serious problems have arisen as a result of uncontrolled development of industrialization and urbanization, such as juvenile delinquency, social deviation, ठीक है, इसको देख लेना सही है कि नहीं, वेगा बॉन्डेज, ठीक है, इसका मीनिंग देख लेना, डिप्रिशिएशन ऑफ मोरालिटी, ठीक है, ये डिप्रिशिएशन लिखा हुआ छुप गया था, है ना, नैतिकता का ह्रास। वो कहते हैं कि यहाँ पर तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं और नई नई फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, उसकी वजह से नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के बारे में तो आप जानते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, तो उसका बिल्कुल अनियंत्रित विकास हो रहा है और कोई भी क्या नहीं है, प्लानिंग नहीं है, और बस ऐसे होता जा रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, तेज़ी से शहरों की तरफ भाग रहे हैं और शहर में आकर के ना गांव के रह गए ना शहर के, शहर में भी प्रॉपर उनको काम नहीं मिला, और काम नहीं मिला तो क्या हुआ, बहुत सारे अपराध बढ़ गए, ये सारे अपराध बढ़ गए, ठीक है, ये सारे अपराध, ठीक। फिर कहते हैं कि अब आर्थिक विकास से की सामाजिक आवश्यकताएं क्या हैं, सोशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ऐसा क्या करें हम, ऐसी क्या ज़रूरतें हैं जिनको हम पूरी करें, तो पहले वो ज़रूरतें देखें जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। तो सोसाइटी में ऐसा क्या किया जाए, ये नहीं कि कितना जीडीपी है और कितना बढ़ाया जाए, हर एक फील्ड में कितना हम बजट रखें, ये सब बातें नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज़ को सोसाइटी से जोड़ रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है। और बिल्कुल सही बात है ये, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या विकास हो सकता है सोसाइटी को देखे बिना जाने बिना, हम सोसाइटी के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, आपकी क्या राय है बताइएगा, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे, है ना। चलो, भावी दशाओं की पहचान करना और उन्हीं के अनुकूल योजनाओं को बनाना और लागू करना, टू आइडेंटिफाई कंडीशंस to identify the features of condition and to formulate and implement scheme suited to them। समझ गया ना, जैसी कंडीशन है आप उसके हिसाब से स्कीम लाइए। सामाजिक लचीलापन आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। सोशल रेजिलियंस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि आप ट्रेडिशन को थोड़ा सा कम भी मानो, मतलब थोड़ा सा मानना बंद भी कर दो, किसके लिए, आर्थिक विकास के लिए, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर सोसाइटी का कोई भी ऐसा इंसान है, मान लो बेटी को घर से बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, तो पता चला आप उसको ही बेइज्जत करते रहते हो कि आपकी बेटी तो घर से बाहर गई है, पता नहीं क्या कर रही होगी, है ना। ट्रेडिशनल सोसाइटी में अगर आप इस तरीके से करोगी, सोसाइटी में लचीलापन नहीं लाओगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाओगे, तो डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। जॉब नहीं लगती है, अरे आपका बेटा तो कितने साल का हो गया है, क्या करता है,
ऐसे करके नहीं करना चाहिए, है ना। तो सोसाइटी में थोड़ा सा लचीलापन लाना चाहिए। हर एक इंसान को फ्रीडम है, वो जो चाहे वो करे, ठीक है। अब आप फैमिली उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो टांग अड़ाएगी, इंसान को काम नहीं करने देगी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, ठीक है, उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो फिर काम नहीं चलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें। विकास में तीव्रता लाने के लिए नए सामाजिक अनुशासन की आवश्यकता। न्यू सोशल डिसिप्लिन इज नीडेड टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट। कहते हैं वो, अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो सोसाइटी में भी नया अनुशासन लाना पड़ेगा, है ना। अभी देखो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कतें आ रही थी, रेप की, है ना। बहुत ज़्यादा, आए दिन न्यूज़पेपर में, आए दिन न्यूज़पेपर में, और बड़ी खबरें, बड़ी घटनाएं रेप से जुड़ी टीवी पर देखते रहो, आए दिन देखते रहो। क्यों? क्योंकि आपने बेटी को फ्रीडम दिया है, वो बाहर जाती है, ऐसा नहीं कि वो घर ही पे रहती है ना। तो कहने का मतलब, जब चीज़ें बदलती हैं तो उससे जुड़ी नई नई वो भी आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं, और नए नए क्राइम्स भी आते हैं। तो इसीलिए सोसाइटी में अब आपको नए अनुशासन लाने पड़ेंगे, है ना। अब मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो साइबर क्राइम्स आ गए हैं, तो अब आपको उससे जुड़े अनुशासन लाने पड़ेंगे, है ना। तो कहते हैं अनुशासन आपको लाना पड़ेगा। ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं डेवलपमेंट के लिए। विकास हेतु संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्रयत्न करना। इट इज़ नेसेसरी टू मेक necessary efforts for communication, education and health for what? For development। मतलब इन सारी चीज़ों में अगर आपको विकास करना है तो इन सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन में आप कैसे चीज़ों को टैकल कर रहे हो और कैसे उनका यूज़ कर रहे हो, और एजुकेशन के बारे में तो आपको पिछली बार जब हम बात कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन की, और तो हमने उसमें आपको बताया था कि एजुकेशन का क्या रोल है। सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। और हेल्थ देखो, आज तो हम लोग भुगत ही रहे हैं। हेल्थ के लिए जागरूक नहीं हुए, हेल्थ के ऊपर काम नहीं किया, है ना। तो देखो आज कितने लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से, है ना। इन सारी चीज़ों के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि ऑक्सीजन रहेगा हर टाइम, अरे नहीं रहेगा, बट आपको उसकी अवेलेबिलिटी हो जाए। जैसे ही ऑक्सीजन की नीड हुई, आप तुरंत जहाँ जहाँ ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है या जहाँ ऐसी जगह यूज़ हो रहा है ना, तो उसको बंद करके आप कहो नहीं, सारा ऑक्सीजन हमें कहाँ चाहिए, हॉस्पिटल्स में चाहिए, तो लोगों की जानें बच जाती। लेकिन आपने ऐसा कोई कदम ही नहीं उठाया, और ना ही आप उसके लिए तैयार थे। सबसे बड़ी बात, अचानक से आप कैसे प्रोटोकॉल्स दे सकते हो कि सब बंद कर दो? नहीं दे सकते, क्योंकि आप तो तैयार ही नहीं थे, है ना। पेंडेमिक को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के, हेल्थ वेल्थ को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, आप लोग पढ़ोगे, है ना। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, बट उस पर काम कहाँ हो रहा है? काम होता तो आज जो हमारे यहाँ कंडीशन हुई ना, वो ना होती। चलो, विकास से संबंधित कार्यक्रमों की असफलता के लिए एक गतिशील उद्देश्य पूर्ण नेतृत्व तो हमारी आधारभूत आवश्यकता है। अ डायनेमिक ऑब्जेक्टिव फुल लीडरशिप इज़ अवर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स। अगर आपको डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स को सफल बनाना है ना, ऐसी नीतियों को, ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाना है जो विकास से संबंधित हैं, तो उसके लिए नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि वो पूरा करप्शन में लिप्त है और बस उसे पैसा चाहिए और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ रिक्वायर्ड है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में नए संस्थाओं का निर्माण होना जरूरी है। नई मनोवृत्तियों और मूल्यों को विकसित करने के प्रयत्न आवश्यक हैं जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दे। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एफर्ट्स आर नेसेसरी टू डेवलप न्यू माइंडसेट्स एंड वैल्यूज़ दैट इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, समाज के लिए नई है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस भी नए नए बनेंगे, और ज़रूरी भी है। आपको नया एटीट्यूड लाना पड़ेगा, नए वैल्यूज़, है ना, विकसित होनी चाहिए, और ऐसे वो वैल्यूज़ होनी चाहिए जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दें, ठीक है। वैल्यूज़ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहन दें, इसको आप वेबर से जोड़ सकते हो। उन्होंने कैसे वैल्यूज़ को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे कोरिलेट किया है, अपनी बुक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नाम की किताब है उनकी।
ठीक है, पूंजीवाद एवं उसके आचार करके है ना हिंदी में। तो आप देख सकते हो उन्होंने कैसे कहा कि लोगों की जैसी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, तो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वैसे ही होता है। ठीक है, बहुत अच्छी उनकी स्टडी है, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से प्रोफेसर दुबे जी ने कहा है कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो विकास के लिए किसी भी देश के लिए आवश्यक हैं, और ये सारे रीजंस उन्होंने कुछ बताए और ये सारी कुछ सॉल्यूशंस बताए कि ये सारे पे आप काम करो और सही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि सोसाइटी में आपको क्या करना है, ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेशन के बीच में आपको क्या करना है, एक बैलेंस बनाना है। ठीक है, और आपके कैसे ट्रेडिशंस है जो ख़राब है उनको आपको छोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, वो कहते हैं या तो आप क्या करो, वो कहते हैं या तो आप अपनी पुरानी परंपराओं को क्या करो, जागरूक हो करके आप उससे कुछ अच्छी चीज़ें अडेप्ट कर लो और बाकी चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि आप पूरी तरीके से विदेशी को अपनाओ और परंपरा को छोड़ दो। तो कहते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर तीसरे पे वो बोलते हैं कि परंपरागत व्यवस्था के कुछ विशेष तथ्यों का आप संरक्षण करो, उन चीज़ों को बचा के रख लो, और आधुनिकीकरण की दिशा क्या होनी चाहिए, गति क्या होनी चाहिए, उसका निर्धारण करो। है ना, कि अपने हिसाब से आप अपना आधुनिकीकरण करो और परंपरा को भी बनाए रखो। ठीक है, परंपरा के कुछ तथ्यों को आप संरक्षण कर लो, उनका कुछ ऐसे फैक्ट्स आप उनको प्रिजर्व कर लो, उनको बनाते रहो मनाते रहो। ठीक है, तो और चौथे में कहते हैं कि आधुनिकीकरण के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परंपरागत व्यवस्था के कुछ तथ्यों का नियमन किया जाए। आप क्या करो, परंपरा को नियमन कर लो उनका, जैसे मान लो स्त्रियों से रिलेटेड चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी ऐसी शादी, जो ऐसी बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें, कास्ट, तो उससे जुड़ी चीज़ें जो इंसान को विकास से रोक रही हैं, तो उन सब चीज़ों पे आप कंट्रोल करो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पहचान भी बनाए रखो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करो, अपना हर तरीके से डेवलपमेंट करो। ठीक है, ना तो आप अपने अतीत की पूरी तरीके से अवहेलना करो, और ना ही ऐसा हो कि आप नई नई टेक्नोलॉजी को ही पीठ दिखा रहे हो, उनको ही नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हो, ऐसा भी ना हो। तो क्या उन्होंने कहा कि आप अपनी कंडीशन देखो और अपनी कंडीशन के हिसाब से उचित निर्णय लो, और यही करोगे तो ही क्या होगा, परिवर्तन होगा और विकास होगा। और विकास तभी होगा जब परिवर्तन होगा। एट द एंड आप देख सकते हो इन्होंने कैसे सोशल चेंज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कोरिलेट करके पूरे इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में बात की है, बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।